आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आयतुल्ला ख़ोमेनी ने ये कहा है कि हम बदला लेंगे और ईरान जो है वो इजराइल पर हमला करेगा। आपको पता है कि अभी 2 दिन पहले इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। 11 ऑफिसर्स मारे गए थे, जिसमें एक जाहिदी था, कमांडर जाहिदी। जाहिदी जो है वो बड़ा ख़तरनाक। क्यों ख़तरनाक? क्योंकि वो हिजबुल्ला, सीरिया, जितने भी ये एक तो मिलिशियाज हैं उसका मीडिएटर था। उनसे बात करना, सिचुएशन को रिजॉल्व करना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जाहिदी जो है वो प्ले करता था। वो मर गया। अब बड़ी बात यह है, ईरान ने धमकी दे दी है इजराइल को कि हम हमला करेंगे और इजराइल इस समय अलर्ट पे है। बड़ा समझाने के बाद जो बाइडन इजराइल में नेतन्याहू को बहुत समझाया कि बेटा मान जाओ, फाइनली कुछ बॉर्डर जो है वो खुलेंगे ताकि जो मदद है वो आ सके। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या दिक्कत है और अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है, क्या तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा? देखिए, ये है ईरान, आपको पता ही है, जो पूरा मिडिल ईस्ट है वहां पे एक जंग है। इस समय सऊदी अरब लीडर है। क्यों? क्योंकि यहां पे मक्का और मदीना है। तो सऊदी अरब अभी प्रेजेंटली इज द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया। मिडिल ईस्ट सब नहीं बोलता, वेस्ट एशिया ही बोलता जाता है। आप अपनी आंसर राइटिंग में वेस्ट एशिया ही लिखेंगे। तो ये चीज है। तो सऊदी अरब इस समय लीडर है और ईरान कहता है हम लीडर हैं। टर्की कहता है अबे रुक, हम भी तो हैं। तो ये जो तीन है ना, ये आपस में जंग लड़ रहे हैं लीडरशिप के लिए। सऊदी अरब की बात करते हैं। मक्का मदीना है सऊदी के पास, इस्लाम की सबसे धार्मिक प्लेसेस। तो सऊदी कहता है हम लीडर, और सऊदी है भी इस समय। दूसरा पॉइंट ये है कि पैसा बहुत है, मनी। क्यों? क्योंकि ऑयल, तेल बहुत ज़्यादा है, इसलिए सऊदी अरब लीडर। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमेरिका सऊदी को सपोर्ट करता है और अमेरिका पावरफुल देश है। पूरी दुनिया में अमेरिका की चलती है। डॉलर सबसे पावरफुल करेंसी है, पूरी दुनिया में ट्रेड इसी से होता है। तो इसीलिए सऊदी पावरफुल है और लीडर है यहाँ पे। ठीक है, टर्की पे आ जाओ। ऑटोमन एम्पायर एक समय पे हुआ करता था, लेकिन इस समय जो हालात देख रहे हो आप, स्पेशली टर्की के अर्दोगान साहब जो हैं वो मुंह छुपाए घुस रहे होंगे, क्योंकि वो गए, अब वो आने नहीं वाले, क्योंकि टर्की की हालत बहुत खराब कर दी है उन्होंने। टर्की जो आधा यूरोप में है, आधा एशिया में है। टर्की इकलौता ऐसा इस्लामिक देश है जहां पे आपको बहुत ही फ्रीडम मिलेगी। ज्यादातर इस्लामिक देश में कट्टरता है, यहां पे नहीं है। यूरोप जैसा लाइफस्टाइल है। ठीक है, केमल पाशा अतातुर्क ने बहुत ही जबरदस्त लीडर, शानदार लीडर, पढ़िएगा, उनकी बायोग्राफी भी मैंने कवर की है। पूरा टर्की को उन्होंने बदल के रख दिया था, डेमोक्रेसी ले आए थे यहाँ पे। टर्की में डेमोक्रेसी है, ज्यादातर इस्लामिक देश या तो डेमोक्रेसी या तो डिक्टेटरशिप है, नहीं तो खाली नाम की डेमोक्रेसी है। बट यहाँ पे रियल डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी। टर्की अब अर्दोगान है, अर्दोगान ने बोला ना 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 ना, हम तो भाई हमला करेंगे, हम तो ऑटोमन साम्राज्य को वापस लेके आएंगे। लेकिन इकोनॉमिक हालत इतने खराब हो गए हैं कि इनकी हालत खराब, बैंड बज गई है इनकी। ठीक है, तो टर्की भी कहता है हम लीडर। उसके बाद आता है आपका ईरान। अब ईरान है शिया देश और सुन्नी देश है सऊदी। अब देखिए, इस पे मैंने कई बार कवर किया हुआ है और ये दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। शिया माइनॉरिटी में है, 10 to 15% शिया है पूरी दुनिया में, बाकी 80 to 90% सुन्नी आपको मुस्लिम्स देखने को मिलेंगे। ईरान कहता है कि हमारा वर्चस्व है, क्योंकि हम तो ब्लड लाइन है मोहम्मद की, पैगंबर मोहम्मद की। अब देखिए, एक समय अमेरिका जिसको सपोर्ट करेगा वो राजा होगा। ईरान को अमेरिका खूब सपोर्ट करता था, लेकिन 1979 में आता है ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन। रेजा पहलवी गए, रातों रात यहां पे इजराइल अमेरिका सबको भागना पड़ा। आर्गो मूवी देखिए, देखिएगा, बहुत अच्छी किताब भी है उस पर। तो अब यहां पे सब बैन, अमेरिका के प्रोडक्ट बैन, एवरीथिंग इज बैंड इन हियर। तो ईरान पे सैंक्शंस लग गए। तब से अमेरिका की बात नहीं मानी, और अमेरिका है पापा पूरी दुनिया का। अब अमेरिका का छोटा भाई है इजराइल। अमेरिका डायरेक्ट कहीं इन्वॉल्व नहीं होता। यहूदियों को अमेरिका ने शरण दी। थर्ड हाइफ, अभी आप देखा आपने, थर्ड हाइफ हुआ, अलग सा मस्जिद पे टेंपल माउंट बनाएंगे, ये डेंजरस है। थर्ड टेंपल, 2 टेंपल डिस्ट्रॉय कर दिए थे, यहूदियों को भागना पड़ा था। ये डेंजरस है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मैटर जो एस्केलेट कर। और अभी लोगों ने कहा है कि अब तीसरा टेंपल हम आज से बनाएंगे, वो एक अलग टॉपिक है। तो जो ईरान है
वो ये कहता है कि देखो हमारा दबदबा, और अब इजराइल अमेरिका डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता, वो इजराइल का साथ लेता है। इजराइल को, यहूदियों को अमेरिका ने शरण दी, तो अगर कहीं हमला करवाना होता, अमेरिका को कहीं हमला करवाना, तो इजराइल से बोलेगा, ठीक है, और फिर बोलेगा हमारा हाथ नहीं है। अब इस हमले में भी इन्होंने बोला है कि हमारा हाथ नहीं है भैया, हमसे मत पूछो। ये बात सही है क्योंकि इजराइल इस समय किसी की सुन नहीं रहा है। अब यहां पे ईरान जो है, डर यह है कि कहीं ईरान न्यूक्लियर पावर ना हो जाए। सैंक्शंस इसीलिए ही लगाए गए हैं कि न्यूक्लियर पावर, जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया उस दिन ईरान टेबल पे बैठ जाएगा, बैठने लायक हो जाएगा। आज भारत की पूरी दुनिया में इसीलिए सुनी जाती है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, ताकतवर है वो। तो ईरान में पूरी कोशिश है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाए। इजराइल, अमेरिका डायरेक्टली नहीं, लेकिन इजराइल से कहता रहता है कि जहां पे भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उड़ा डालो। तो इजराइल यही करता है, कभी मिसाइल मार देगा, कभी कुछ मार देगा। कासिम सुलेमानी को, जो सबसे बड़े IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के जनरल थे, उनको मार दिया। ईरान ने कुछ नहीं किया, ज्यादा कुछ खास किया नहीं। आप कर नहीं सकते, आपके हाथ बंधे हुए हैं। तो ईरान ने क्या किया? ईरान ने बोला रुको, हिजबुल्लाह को खड़ा करो, ठीक है, हूतीस को खड़ा करो, है ना, हूतीस यमन में, हिजबुल्लाह इधर लेबनान में, खड़ा करो इन सबको, प्रॉक्सी ग्रुप को खड़ा करो। कोई बात नहीं, डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे, इनडायरेक्ट लड़ेंगे। और आज हिजबुल्लाह, हूतीस बहुत ताकतवर हो गए हैं। अब इजराइल जो है, ये आप देख सकते हैं, गाजा पट्टी पे इजराइल घुस गया। इधर हूती कह रहा है कि हम डायरेक्ट वॉर करेंगे। हिजबुल्लाह ने ऑलरेडी ये वाला यहां पे इसने हमला शुरू कर दिया है ना, शिप्स को रोकना, बहुत दिक्कतें कर रहा है वो। सॉरी, हूतीस कह रहे हैं, हूतीस यहां पे दिक्कत कर रहा है, हिजबुल्लाह। तो दोनों ही कह रहे हैं कि हम यहां पे लोगों के साथ हैं। और हूतीस और हमास, ये हूतीस और हिजबुल्लाह हमास को भी सपोर्ट करते हैं, ईरान का भी इनडायरेक्ट सपोर्ट है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि इजराइल को ईरान वैसे भी फूटी आंख नहीं सुहाता है, क्योंकि इस समय गाजा पट्टी के बीच में कहीं ना कहीं ईरान आ रहा है और हूतीस और हिजबुल्लाह भी इसमें लगे हुए हैं, है ना। दूसरा पॉइंट, सीरिया पे हमला किया है। सीरिया का जो काउंसलेट है, ईरान का काउंसलेट सीरिया में है, राजधानी दमास्कस से 50 किलोमीटर दूर, वहां पे हमला हुआ है और 11 जनरल्स मारे गए। ऐसे वैसे लोग नहीं मारे गए, 11 जनरल्स मारे गए हैं। ईरान ने बोला है कि हम इसका बदला लेंगे ही लेंगे, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि इजराइल जो है ऐसे पहले भी हमले कर चुका है। ईरान ने यह कह दिया है, अली खौमेनी ने कह दिया, लेकिन हमको एक चीज समझनी होगी कि ऑल आउट वॉर से इराक बचेगा। तो एक देखिए, नो डाउट अगर ऑल आउट वॉर हो जाएगी, अगर तगड़ा हमला हो जाता है इजराइल पे, तो शायद बहुत सारे देश शामिल हो जाए, वेस्ट एशिया कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि फिर हूती, हिजबुल्लाह ये सब ईरान के साथ आ जाएंगे। आईसिस जिसका ऑलरेडी खतरा मंडरा रहा है ईरान के साथ, हो सकता है अफगानिस्तान भी ईरान के साथ आ जाए, है ना। और इधर यूरोप, इजराइल और अमेरिका ईरान पे फिर हमला बोलेंगे, हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर ईरान बहुत बड़ा हमला करता है तो ईरान की स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि लोगों को तो खुश करना है, क्योंकि लोगों में तो गुस्सा है कि कैसे मार दिया, तो ऐसा हमला करो कि ना ही बहुत ज्यादा एस्केलेशन हो, ड्रोन से हमला कर दो, छोटी मिसाइल से मार दो, ना ही हम ऑल आउट वॉर में जाए। ये ईरान करेगा, वो ऑल आउट वॉर में नहीं जाएगा, उसके लिए कॉस्टली पड़ जाएगा। कहते हैं ना कि अभी पहले चाणक्य ने जब भारत को जीतना शुरू किया तो चाणक्य धनानंद से, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनको ट्रेन किया और वो धनानंद से भिड़ गया। और जब वो धनानंद से भिड़ा, हार गए, चाणक्य की जान बचा के भागे। तो चाणक्य को पता था कि डायरेक्टली अभी हम नहीं लड़ सकते, अभी हमारी सेना उतनी बड़ी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे राजाओं को हराना शुरू किया और उनको अपने साथ ले लिया। और जब बहुत बड़ी आर्मी हो गई, तब उन्होंने नंद डायनेस्टी को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य, मतलब मौर्य वंश जो है वो आ गया। यही स्ट्रैटेजी है कि ईरान अभी वेट कर रहा है कि अभी हम फुल ब्लोन वॉर में नहीं जा सकते, ऑल आउट वॉर में नहीं जा सकते, लेकिन जिस दिन हम उस लेवल पे आ गए ना, उस दिन छोड़ेंगे नहीं। ये है। तो फिलहाल ईरान हमला करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। चुप नहीं बैठेगा वो, आज नहीं तो कल। 48 घंटों का बेसिकली वक्त दिया है, लेकिन इस पे क्या कोई बहुत बड़ा वॉर होगा, तीसरा विश्व युद्ध जैसी चीजें हो सकती हैं क्या? थर्ड वर्ल्ड वॉर ना, देखिए ये तो ठीक है, थंबनेल के लिए अच्छा है ना, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप लोग ये लेक्चर्स देखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं, ना कि इधर उधर जाए छपरियों के पास, ठीक है।
तो हम भी यही चाहते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 3 जो है ना, वो कोई नहीं चाहता कि इसमें घुस जाओ। आज ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है। अगर आप देखो तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं लड़ाई छिड़ी ही हुई है और हर कोई उसमें इन्वॉल्व है। बस कहते ना कि वॉर पहले डायरेक्ट घुस जाते थे सब, अब वो समीकरण बदल गया है, ठीक है, अब वो चीजें बदल गई हैं, लेकिन वॉर में हर कोई है, मान के चलिए। तो ये लेक्चर था। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहे, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।